मौर्य वंश के बाद शुरुआत हुई थी शुंग वंश की। ये हुई थी 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के तक इनका जो कार्यकाल रहा था। देखिए, शुंग वंश की स्थापना सुंगमा परिवार के एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। उसका प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। यानी कि जो उसका प्रभुत्व था वो कहाँ था? वो दक्षिण में, यानी कि साउथ इंडिया में नर्मदा नदी तक उसका विस्तृत था। और इसमें देखिए, पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। यानी कि जब शुंग वंश ने राज किया तो उनके अंडर क्या क्या चीज़ थी? उनके अंडर देखिए, पाटलिपुत्र था जो पहले मौर्य वंश के अंडर था। फिर अयोध्या, विदिशा, ये सारे ही जो शहर हैं, यानी कि बिहार वाले एरिया के जो शहर हैं, ये सारे इसके अंडर हैं। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि बताइए कि शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? वो पाटलिपुत्र थी। दिव्य वंदना और तारानाथ ने पुष्यमित्र को बौद्धों के एक सच्चे दुश्मन के रूप में चित्रित किया। यानी कि दिव्य वंदना और तारानाथ जो थे, उन्होंने कहा कि जो पुष्यमित्र था वो बौद्धों का एक सच्चा दुश्मन था, यानी कि बौद्धों के बिल्कुल खिलाफ था। आप देखिए कि शुंग वंश जो था वो ब्राह्मण परिवार से था। आप देखिए कि जो मौर्य वंश है उसमें देखिए कि जो बौद्ध धर्म है वो बहुत वहाँ पे फैल चुका था। अब जब फिर से शुंग वंश की शुरुआत होती है तो यहाँ पे फिर से ब्राह्मणवाद आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी बौद्ध थे, ठीक है, तो उसके वो खिलाफ हो गए। तकरीबन बौद्ध भिक्षु को मारना शुरू कर दिया कि ताकि बौद्ध धर्म आगे फैल ना पाए, ब्राह्मणवाद फिर से आ जाए। अयोध्या के एक लघु संस्कृत शिलालेख में पुष्यमित्र और उनके एक वायसराय द्वारा किए गए 2 अश्वमेध, वायसराय को आप देखें यहाँ पे गवर्नर भी कह सकते हैं, अश्वमेध का उल्लेख किया है, जो उनके रिश्तेदार भी थे। यानी कि जो अयोध्या का एक संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा गया है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पुष्यमित्र थे उन्होंने अपने गवर्नर के साथ जो दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। मैंने आपको बताया ना, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ देखिए वो यज्ञ होता है जिसमें जब राजा यज्ञ करता है तो उसमें अपना एक घोड़ा छोड़ देते हैं। यानी कि जो राजा है वो अपना घोड़ा छोड़ देता है, तो घोड़ा जहाँ पे जाके रुकता है तो वो सारी ही जगह क्या हो जाती है, वो राजा के पास चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 21, यानी कि जब इसका समापन होता है अश्वमेध यज्ञ का, इसमें 21 यानी कि 21 जो बांझ गाय उनकी बलि दी जाती है। इसके बाद उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को किसने हराया? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने। शुंगों का उल्लेख बरहुत में पाए गए एक संक्षिप्त शिलालेख के नाम से किया गया है। इसमें वे स्पष्ट रूप से विदिशा साम्राज्य से जुड़े हैं। शायद उन्हें मौर्य से अपने साम्राज्य का छोटा सा हिस्सा विरासत में मिला था। आप देखिए कि हम ये बात करते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य पे कब्जा किया था। हम ये मान सकते हैं कि उनका एक छोटा सा अपना ही पहले एक साम्राज्य था। यानी कि आप देखिए कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो जो अशोका के जो आगे वारिस थे, उत्तराधिकारी थे, बृहद्रथ, उनके सेनापति थे। यानी कि मौर्य वंश के जो आगे सेनापति थे, इनको ये हो गया कि ये जो राजा है, यानी कि जो अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना मतलब कि बलशाली नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके खुद का राज स्थापित कर लिया। अब ये माना जाता है कि देखिए कि उनके पास छोटा सा कुछ राज्य रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा उनके अंडर, जिसकी वजह से उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे के राज्य पर कब्जा कर लिया। यज्ञों ने भारत में वैदिक धर्म के पुनरुद्धार को चिन्हित किया। यानी कि इससे पहले देखिए कि जो अशोका ने जो ब्राह्मणवाद के ऊपर जो रोक लगा दी थी कि वो ना तो उपहार ले सकते हैं, गायों के ऊपर रोक लगा दी थी, इनको उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता। तो कई प्रकार के यज्ञ के ऊपर राजा अशोक ने क्या किया था, सम्राट अशोक ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब देखिए जब से शुंग वंश द्वारा से आया है, फिर से आया, तो इसने फिर से वही ब्राह्मणवाद शुरू कर दिया। 5वां राजा भागभद्र था, जिसके दरबार का दौरा यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने किया था। आप देखिए इनका जो 5वां राजा था वो भागभद्र था, ठीक है, जिसमें यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। आप देखिए कि यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के, वहाँ पे देखिए कि यूनानी की तरफ से एक राजदूत आया था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। उसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। बाद में दमास्कस आए, किसके दरबार में आए थे वो आए थे बिंदुसारा के दरबार में। अब देखिए कि शुंग वंश के टाइम में यूनानी राजदूत आ रहे हैं हेलियोडोरस। एक शुंग राजा
अग्निमित्र कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के नायक थे। यानी कि देखिए जो कालिदास है उन्होंने किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्रम, तो उसमें जो शुंग राजा है अग्निमित्र उसके बारे में वो लिखा गया है। इनकी ये जो मालविका अग्निमित्रम है वो अग्निमित्र जो राजा थे शुंग वंश के उन्हीं के ऊपर ही वो बुक जो आधारित है। पतंजलि का क्लासिक महाभाष्य इस समय लिखा गया था। यानी कि जो पतंजलि है, देखिए पतंजलि बाबा रामदेव का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, तो आप उसके ऊपर मत जाइए। तो ये पतंजलि जो ऋषि थे उन्होंने महाभाष्य जो इस समय में लिखा था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उनके मंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में मार दिया, उनकी हत्या कर दी। अब देखिए शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ यानी कि मौर्य वंश के आखिरी सम्राट को मारा था, शुंग वंश की शुरुआत की। अब देखिए जो इनके अंतिम शासक हैं देवभूति ने क्या किया, शुंग वंश के राजा को मारा, तो फिर उन्होंने कर्ण वंश की शुरुआत कर दी। आप देखिए जो शुंग वंश है इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी, मौर्य वंश का आखिरी राजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं कर्ण वंश की। देखिए कर्ण को कई बार कानव वंश भी बोल देते हैं। इसकी 2 लाइनें इसलिए क्योंकि इतना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी, जो एक ब्राह्मण था जिसने 75 ईसा पूर्व में अंतिम शुंग राजा देवभूति को मार डाला था। 45 वर्षों के बाद कंस को दक्खन के अंधरास या सतवाहनों से उखाड़ फेंका। सुशर्मन अंतिम शासक था। यानी कि इसका देखिए पहला शासक कौन सा था, वासुदेव। उनके बाद क्या था जो अंतिम जो इसका देखिए जो पहला शासक था वो वासुदेव थे, ठीक है। तो जिसके अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करेंगे अगले इसके बाद हम बात करते हैं अभी सातवाहन। तो फ्रेंड देखिए अब हम सातवाहन वंश पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो लाइन है जो शब्द हैं वहाँ पे मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया, तो आपको ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सातवाहन वंश, तो फ्रेंड्स ये सातवाहन वंश वो वंश था जिसने पहली बार जो है वो शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए। दूसरी बात अगर हम बात करें मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश की डिट्टो कॉपी यानी कि सेम मौर्य वंश की सेम कार्बन कॉपी सातवाहन वंश था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि मौर्य वंश की सेम कॉपी किस वंश को कहा जाता है, सातवाहन वंश को। ये आंध्र प्रदेश में थे। तो चलिए जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये देखिए सबसे पहली बात है ये हमें ये लगता है कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है जैसे सातवाहन वंश है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत आसानी से करवाऊँगा, आपको देखना फैक्ट याद हो जाएंगे। तो आज के बाद आपको सातवाहन वंश तो वो आसान लगने लगेगा। देखिए सातवाहन वंश ये 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी, आप देख सकते हैं कि 60 ईसा पूर्व से 240 यानी कि लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने राज किया। देखिए सातवाहन वंश भारत का प्राचीन राजवंश है जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। यानी कि सातवाहन वंश कहाँ पे थे, ये दक्षिण भारत में थे। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सातवाहन वंश का प्रारंभिक राजा सिमुक था। यानी कि जो सातवाहन वंश की शुरुआत किन्होंने की थी, सिमुक राजा ने की थी। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। आप देखिए कि जो सातवाहन वंश के जो राजा है ये मौर्य जो वंश के राजा थे उनके जैसे ही शक्तिशाली थे। इनके काम करने का तरीका, इनका जो शासन व्यवस्था सेम वैसे ही थी। इन्होंने देखे कि कई विदेशी आक्रमणकारी, चाहे वो यूनानियों का आक्रमण हो चाहे कुछ भी हो, इन्होंने सबका जो है सबके साथ संघर्ष किया, युद्ध किया। इन राजाओं ने शक आंक्रेताओं को सहजता से भारत में पैर नहीं जमाने दिए। यानी कि जो शक वंश था इन्होंने इसको पैर नहीं जमाने दिए। भारतीय परिवार जो पुराणों यानी कि प्राचीन धार्मिक या किंवदंतियों का इतिहास जिन्हें कहते हैं, ठीक है, जो पुराण है पर आधारित कुछ व्याख्यानों के अनुसार आंध्र जाति का था। यानी कि जो भारतीय परिवार थे, जैसे पुराणों में लिखा गया है कि सातवाहन कौन थे, पुराणों में ये लिखा गया है कि ये आंध्र जाति के थे और दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। अब देखिए पुराणों में ये बात लिखी गई है कि जो सातवाहन वंश था वो आंध्र जाति का था। अब देखिए आंध्र से आजकल आंध्र प्रदेश बना है, आंध्र का मतलब है कि जो सातवाहन वंश था। अब देखिए ये पहला ऐसा वंश था जिन्होंने दक्कनी वंश, यानी कि ये पहला ऐसा वंश था जिन्होंने
दक्षिणी क्षेत्र यानी कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पे राज किया था। आप देखिए कि इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि मौर्य साम्राज्य का देखिए दक्षिणी भागों पर काफ़ी जगह पे उसका राज नहीं था। अब देखिए कि जो सातवाहन वंश है पहले यही वंश था जिन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत पर राज किया था। इस वंश का आरंभ सिमुक नामक व्यक्ति ने दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में किया था। यानी कि इस वंश के जो संस्थापक कौन थे वो है सिमुक। ये बहुत क्वेश्चन आता है आपको, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, नीचे आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा, इनके राजाओं के बारे में। देखिए इस वंश को आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए इस वंश को आंध्र राजवंश के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बताइए कि आंध्र राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश के अनेक प्रतापी सम्राटों ने विदेशी शक अग्रदाओं के विरुद्ध भी अनुपम सफलता प्राप्त। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि शीशे के सिक्के किस राजा ने चलाए थे, वो थे यहाँ पे हम बात करेंगे सातवाहन वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपितु अनेक ऐसे साहित्यिक ग्रंथ भी हैं जिनसे इस राजवंश के कतिपय राजाओं के बारे में संबंध में महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इस राजवंश के बारे में, राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर हमें इनके राजाओं के बारे में जानना है तो काफ़ी ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इसके बारे में लिखा है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। आप देखिए कुछ देखिए यहाँ पे राजा हैं, आपको मैं बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए राजधानी इनकी कौन सी है, प्रतिस्थान या अमरावती, राजधानी इनकी अमरावती थी। भाषाएँ, देखिए अमरावती वो राजधानी है जो हुआ था ना, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग हुए थे 2014 में, तब ये कहा गया था कि हैदराबाद जो है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 10 साल तक राजधानी रहेगी। यानी कि जब 2024 आएगा तब आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती। आप देखिए कि जब सातवाहन वंश का राज था तब अमरावती ही सबसे पहले उनकी ओरिजिनल जो थी वो राजधानी थी, असली में राजधानी अमरावती ही थी। आप देखिए राजधानी है अमरावती या प्रतिस्थान। और भाषाएं यहाँ पे बोलते थे प्राकृत, तेलुगु, तमिल, संस्कृत। धर्म था यहाँ पे, देखिए ये हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जैसा मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पे कि जो राजा अशोक थे यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे, वो देखिए कि वो हिंदू धर्म का और साथ में देखिए कि जो बौद्ध धर्म का बहुत अच्छे से वो पालन करते थे। आप देखिए कि जो बौद्ध धर्म है तो वही बौद्ध धर्म सातवाहन वंश जो था, इनकी भी पॉलिसी, इनकी नीति थी, ये भी बौद्ध धर्म को जो सपोर्ट करते थे। शासन था इनका राजतंत्र। आप देखिए जो सातवाहन राजा है, हमने इनके बारे में पढ़ा है। अभी देखिए कि अब हम जानेंगे इनके बारे में कि जो सातवाहन राजा थे वो कौन कौन से थे। आप देखिए कि पहले हम बात करेंगे सिमुक राजा के बारे में। सबसे पहले सातवाहन के जो राजा थे सिमुक, इन्होंने शुरुआत की थी सातवाहन वंश की। ये 100 से 70 ईसा पूर्व के बीच में थे, यानी कि 30 साल राज किया। फिर आए कान्हा जिन्होंने 70 से 60 ईसा पूर्व तक राज किया। देखिए कान्हा को यहाँ पे कृष्ण भी कहते हैं। ठीक है, कान्हा आ जाए या कृष्ण आ जाए तो बात एक ही है। नेक्स्ट है सतकर्णी, तो ये 212 से 195 ईसा पूर्व तक थे। फिर उसके बाद है शिवस्वती, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में थे। यानी कि देखिए जब पहली शताब्दी बनी तब ये राजा थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, देखिए सबसे मशहूर यही है। ठीक है, गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे, सबसे फेमस राजा सातवाहन वंश की यही है। अगर हमें पूरा इतिहास जानना है इनके बारे में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में लिखा गया है। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे, अब ईस्वी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी, ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में थे। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। शिवस्कंद सातकर्णी, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। और यज्ञश्री सातकर्णी, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। और लास्ट है विजय, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। यानी कि आप देखिए कि ये सारे राजा दूसरी शताब्दी ईस्वी में ही थे। सबसे फेमस है यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी। आप देखिए गौतमी पुत्र, पहले देखिए ऐसा होता पुरुष प्रधान समाज था, तो सतकर्णी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इनका नाम तो सतकर्णी था। इन्होंने अपने नाम के आगे जो था अपनी माता का, इनकी माता का नाम गौतमी था, इन्होंने अपनी माता का नाम लगाया था
जिससे इनका नाम गौतमीपुत्र सतकर्णी पड़ गया था। तो आप ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए कि उस समय में, उस राज्य में, उस समय में जो औरतों की इज्जत कितनी हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम जानेंगे कुछ शासक के बारे में, इनकी डिटेल से थोड़ा जानते हैं। जो सातवाहन वंश के जो शासक हैं उनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो सिमुक थे ये कौन थे, देखिए ये सबसे पहली बात है, ये जिन्होंने सातवाहन वंश का संस्थापक थे। ये सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे तथा उसने 235 ईसा पूर्व से 212 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि उसके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती, तथापि पुराना समय यह ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी। पुराणों में उसे सिमेक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक तथा शिप्रक आदि नाम से भी पुकारा गया है। आप देखें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सातवाहन वंश के संस्थापक की, उनका नाम था सिमुक, जिन्होंने काफ़ी सालों तक राज किया। कण्व वंश के बाद ये सातवाहन वंश आया था। देखिए इनका जो नाम है, जिनका नाम है पुराणों में शिशुक, सिंधुक और शिप्रक नाम से भी पुकारा गया है। तो एग्ज़ाम में पेपर में सीधे ही क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि पुराणों में सिंधुक, शिशुक या शिप्रक नाम से किसे पुकारा गया है। वो है सातवाहन वंश के राजा सिमुक को। ठीक है, नेक्स्ट है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध धर्मों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासनकाल के अंतकाल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारण वश उसे पदच्युत कर उसकी हत्या कर दी गई। आप देखिए कि जब उसका शासनकाल था सिमुक का, तब उसने अपने काल के दौरान बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, पर जब उसका एंड आया शासन का तो वो अपने रास्ते से भटक गया, उसने अपनी नीतियाँ चेंज कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया। पहले वो धार्मिक था, फिर वो क्रूर रह गया बाद में, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। नेक्स्ट है कान्हा या कृष्ण। देखिए कान्हा या कृष्ण है, इनके राजा थे। नेक्स्ट ये इनके भाई थे, ठीक है, इनके छोटे भाई थे। ये 212 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व में रहे थे। देखिए सिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कान्हा यानी कि कृष्ण राजगद्दी पर बैठे। अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में कान्हा ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, यानी कि जब कान्हा या कृष्ण राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार, जैसे देखिए कि मौर्य वंश जो था ना, जैसे अशोक बैठे थे, उन्होंने पूरे मौर्य वंश को आगे लेके आए, है ना, तो वैसे ही इन्होंने राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करने की नीति को अपनाया। नासिक के शिलालेख से पता चलता है कि कान्हा के समय में सातवाहन साम्राज्य पश्चिम में नासिक तक फैला हुआ था। अगर हम देखें नासिक का शिलालेख पढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि जो कान्हा थे उनका जो समय था वो सातवाहन साम्राज्य देखिए जो पश्चिम में नासिक तक फैला था। इनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, इनकी दक्षिण भारत से लेके उनका जो पश्चिम में नासिक तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम कान्हा के उपरांत सातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा, यानी कि जो सातकर्णी प्रथम थे कान्हा के बाद, यानी कि जब कान्हा थे, कान्हा के बाद जो थे वो सातकर्णी प्रथम जो थे वो राजगद्दी पर बैठे। पुराणे के अनुसार वह कान्हा का पुत्र था, यानी कि जब सिमुक थे, सिमुक के भाई उनके बाद बने कान्हा के बाद उनके जो बेटे थे वो बने, यानी कि जो सातकर्णी प्रथम थे वो राजा बने। तो परंतु डॉक्टर गोपालचारी सिमुक को सातकर्णी प्रथम का पिता मानते थे। आप देखिए पुराणों में ये लिखा गया है कि वो जो सातकर्णी प्रथम थे वो कान्हा के पुत्र थे, जबकि जो एक जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपालचारी, वो सिमुक को सातकर्णी प्रथम का पिता मानते थे। यानी कि पुराणों में ये कहा गया है कि जो सातकर्णी प्रथम थे वो कान्हा के जो बेटे थे, जबकि ये मानते हैं गोपालचारी कि जो कान्हा है जो सातकर्णी प्रथम है वो सिमुक के बेटे थे। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि इसका शासन काल मात्र 2 वर्ष रहा, परंतु नीलकंठ शास्त्री ने उनका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना। जो भी हो यह स्पष्ट है कि उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, यानी कि हम मानते हैं कि इनका शासनकाल लंबा नहीं था, परंतु छोटा होते हुए भी सातकर्णी प्रथम का कार्यकाल कुछ दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आप देखिए चाहे इनका कार्यकाल जो था वो बहुत छोटा था, इतना लंबा नहीं था, फिर भी इनको याद रखा जाता है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। ठीक है, सातवाहन शासकों में वह पहला था जिसने इस वंश के शासन में प्रिय एवं प्रचलित सातकर्णी शब्दों से अपना नामकरण किया। देखिए ये पहले ऐसा राजा थे जिन्होंने सातकर्णी शब्द का अपने नामकरण के साथ क्या था, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
पहले क्या था, सातकर्णी जो थे इनका वंश का नाम था, इन्होंने अपने नाम के आगे इसको जोड़ना शुरू कर दिया। नानाघाट शिलालेख के अनुसार सातकर्णी ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया तथा अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूया यज्ञ करवाया। अगर आपको यज्ञ के बारे में जानना है तो मैंने यज्ञों के बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। उसकी रानी नायनिका के एक शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा के साथ साथ अनूप क्या है, ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, तथा विदर्भ प्रदेशों भी जीत लिया था। यदि सातकर्णी प्रथम ही वह शासक हैं जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है, तो यह भी इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके शासन में मध्य भारत सातवाहनों के अधिकार में था। यानी कि अगर हम ये मानते हैं कि अगर सातकर्णी जो देखिए, अगर जो सातकर्णी है उनका सांची स्तूप के तोरण में अगर उनका इस्तेमाल हुआ है शब्दों का, तो ये भारत सातवाहनों के अधिकार में था। इनकी ये मान सकते हैं कि जो सांची था उस समय भारतीय जो सातवाहन थे उनके कब्जे में ही था। वह अपने छोटे से कार्यकाल में सम्राट बन गए तथा उसने दक्षिण पथपति तथा अप्रतिहत चक्र आदि उपाधियां धारण की। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पथपति और अप्रतिहत चक्र जो उपाधियां किसने धारण की थी, वो सातकर्णी प्रथम ने की थी। नानाघाट लेख तथा हाथी गुम्फा लेखों में प्रयुक्त लिपि की समानता के आधार पर ही यह सुझाया गया कि कदाचित इसी सातकर्णी शासकों के शासनकाल के दूसरे वर्ष में कलिंग के महान शासक खारवेल ने युद्ध क्षेत्र में हराया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नयनिका अथवा नागनिका अंगी कुल की महारथी ऋण कायरो की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी है। देखिए सातवाहनी, यहाँ पे जो सातवाहन जो वंश है वहाँ पे आपको जो सातकर्णी प्रथम थे इनके बारे में ये जानना है कि इनका जो लेख कहाँ पे है, उनको कौन कौन सी उपाधियाँ जो है वो दी गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे दक्षिण पथपति और ठीक है अप्रतिहत चक्र और दक्षिण पथपति। तो बात करते देखिए यहाँ पे वेद श्री या सत श्री की, जिसे शक्ति श्री भी कहते हैं। देखिए सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्प वयस्क पुत्र, यानी कि जो अभी वयस्क नहीं हुए थे, वयस्क पुत्र वेदश्री तथा सतश्री सिंहासन पर बैठे, परंतु अल्प वयस्क होने के कारण प्रशासन की सारी बागडोर उनकी मां नयनिका के हाथों में आ गई, जिसने अपने पिता की सहायता से शासन चलाया। यानी कि जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसके जो बेटे थे वो अभी जवान नहीं थे, उनको शासन पता नहीं था कैसे चलाना है, तो राजगद्दी पर तो वो बैठ गए, पर उनकी जो माँ है नयनिका, उनके हाथों में सारी बागडोर आ गई, जिन्होंने अपने पिता की सहायता से उस शासन को चलाना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदश्री की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई तथा सतश्री ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाला। आप देखिए कि ऐसा माना जाता है कि जो सतश्री थे वो पहले ही मर चुके थे, बाद में जीत हुए, पहले जो देखिए वेदश्री जो मर चुके थे छोटी उम्र में, सतश्री जो थे वो उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने शासन को संभाला। परंतु पुराण इस विषय में एक मत है कि सातकर्णी प्रथम के पश्चात पूर्ण संग नामक राजा सातवाहन सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, यानी कि ये मानते हैं कि जो पूर्ण संग नामक राजा है वो उनकी गद्दी पर बैठे। हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेदश्री सतश्री की। यहाँ पे अगर देखिए पुराण जो कहते हैं वो कहते हैं कि पूर्णोत्तो संग जो राजा थे वो बैठे थे गद्दी पर। चाहे चतुर्थ सातवाहन शासक का नाम कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित है कि इस शासक के शासनकाल में ही पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मारकर मगध राज पर अधिकार कर लिया था। आप देखिए कि चाहे जो चतुर्थ सातवाहन शासक का नाम कुछ भी रहा हो, हम ये मानते हैं कि चाहे उनका नाम कुछ भी रहा हो। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा ना ऊपर कि वेदश्री है, सतश्री है, जबकि पुराण कहते हैं पूर्णोत्सव संघ है। हम ये मानते हैं कि चाहे उनका नाम कुछ भी था, चाहे कुछ भी था, पर ये मानते हैं कि इस शासक के शासनकाल के दौरान, यानी कि इसका जो शासक जो था, इनका जो शासनकाल था, उसी समय क्या था, जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने क्या किया, मौर्य सम्राट के जो आखिरी राजा था उसको मारा था। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा था उस समय सातवाहन वंश के राजा कौन थे? ठीक है, तो उस समय सातवाहन वंश का ही राजा था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो उस समय सातवाहन वंश का जो राज्य था दक्षिण भारत पर, आप ये देख सकते हैं। मत्स्य पुराण में स्कंद स्तंभी का उल्लेख सातवाहन वंश के 5वें शासक के रूप में किया है, परंतु अधिकतर विद्वान इस नाम को कल्पित मानते हैं। यानी कि मत्स्य पुराण में हम देखें तो स्कंद स्तंभी का जो उल्लेख है उसमें जो देखिए जो सातवाहन वंश के जो 5वें शासक थे, ठीक है, वो किसे माना गया है, वो माना गया है स्कंद स्तंभी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे थोड़े से। देखिए नेक्स्ट है शातकर्णी द्वितीय। देखिए जो शातकर्णी द्वितीय थे इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे मेन राजा को कवर करूँगा, सारे राजा को कवर नहीं यहाँ पे करूँगा मैं। देखिए शातकर्णी द्वितीय ने लगभग 166 ईसा पूर्व से 111 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह कदाचित वही शासक थे जिसका वर्णन हाथी गुम्फा, यहाँ पे फ्रेंड्स हाथी गुम्फा आएगा यहाँ पे हीथी गुम्फा गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, तथा भीलसा शिलालेखों में हुआ है। यह प्रतीत होता है कि इसके शासनकाल में सातवाहनों ने पूर्वी मालवा को पुष्यमित्र शुंग के एक उत्तराधिकारी से छीन लिया था। आप देखिए जो शातकर्णी द्वितीय थे, ये इनका जो शासनकाल था, इसमें देखिए इनका जो वर्णन है वो हाथी गुम्फा में भी हुआ है, वो भीलसा शिलालेखों में भी हुआ है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसका जो उत्तराधिकारी था आगे, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो देखिए उनके जो उत्तराधिकारी थे सातवाहनों ने उनसे जो था वो मालवे का, यानी कि जो मालवा जो एरिया है, ठीक है, जो पंजाब का जो मालवा का एरिया है पूर्वी वाला, उसे छीन लिया था। पुराणों के अनुसार शातकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर सिंहासन पर आसीन हुआ। यानी कि पुराण ये कहते हैं कि जो शातकर्णी द्वितीय थे उनके बाद जो थे वो लंबोदर नाम के जो राजा थे वो राज सिंहासन पर बैठे। लंबोदर के पश्चात उसका पुत्र अपीलक गद्दी पर बैठा। अपीलक जो कि 8वां सातवाहन शासक था। इन दोनों के मध्य का काल सातवाहनों के संदर्भ में अंधकार युग माना गया। यानी कि जो अपीलक था जो राजा था और जो लंबोदर था, इनका जो मध्य का जो शासनकाल था, जो काल था, उसमें देखिए इसे अंधकार युग माना जाता है, क्योंकि उस समय देखिए ना तो शासन को आगे बढ़ाया गया ना कुछ किया गया, तो वैसे ही इसे अंधकार का युग माना गया। ये इतने बलशाली राजा नहीं थे, जिसमें केवल कुंतल शातकर्णी के काल को ही अपवाद माना जा सकता है। कुंतल शातकर्णी अपीलक के पश्चात सातवाहनों का अगला महत्वपूर्ण शासक था। अब देखिए यहाँ पे इसके नाम नोट करते जाइए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र में वात्स्यायन ने, यानी कि देखिए वात्स्यायन ने क्या किया था, कामसूत्र की रचना की थी, कामसूत्र की रचयिता है ये। कुंतल शातकर्णी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसने अपनी उंगलियों को कैंची के रूप में प्रयोग किया तथा इसके प्रहार से उसकी पटरानी मल्लवती की मृत्यु हो गई। आप देखिए वात्स्यायन ने यहाँ पे लिखा है कि जो कामसूत्र बुक में लिखा है कि जो कुंतल शातकर्णी थे उन्होंने अपनी उंगलियां कैंची के रूप में उनका इस्तेमाल किया, तो जिससे उन्होंने अपनी जो पटरानी है उनकी हत्या कर दी। ठीक है, देखिए पटरानी यहाँ पे रानी के बाद, यानी कि देखिए जो राजा की एक रानी है उसके बाद जो उनकी जो एक और रानी होती है, दूसरी रानी को वहाँ पे पटरानी बोलते हैं। काव्य मीमांसा ने राजेश्वर ने कुंतल शातकर्णी का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने अपने रनिवास में रहने वाली अपनी रानियों को यह आदेश दिया कि वे केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग करें। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने ये कहा था कि अपनी रानी को ये कहा था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, तो वो थे राजेश्वर। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे उनका नाम है कुंतल शातकर्णी, ये तो राजेश्वर ने लिखा था। ठीक है, कुंतल शातकर्णी ऐसे राजा थे जिन्होंने कहा था प्राकृत भाषा का प्रयोग करें उनकी रानियाँ। तो लास्ट हम बात करें यहाँ पे गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की, यानी कि गौतमी पुत्र शातकर्णी की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शातकर्णी है, सतकर्णी है, कुछ भी है तो एक ही बात है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था कि अपनी मदर का, अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया था। देखिए लगभग आधी शताब्दी की उठापटक तथा शक शासकों के हाथों मान मर्दन के बाद गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर लिया।
यानी कि देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था, जो इनकी जो प्रतिष्ठा खो चुके थे, क्योंकि देखिए जो बाद के जो राजा थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने जो इनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उनको फिर से वापस जो हासिल कर लिया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए कि जो सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सबसे ज़्यादा उनके बारे में ही चर्चा होती है। ये बहुत ही महान शासक थे अपने सातवाहन वंश के, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में उसकी माता गौतमी बालाश्री के नासिक शिलालेख की संपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि गौतमीपुत्र का जो समय था, अगर हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानना है तो उनकी जो माता है, यानी कि जो गौतमी उनकी जो माता थी, उन्होंने गौतमीपुत्र जो उनके बेटे सातकर्णी, ठीक है, इनकी जो उनकी माता थी गौतमी, इन्होंने अपने बेटे सातकर्णी के बारे में नासिक के शिलालेख में देखिए काफ़ी कुछ वहाँ पे लिखवाया है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा गौतमीपुत्र सातकर्णी को राजा शालीवाहन भी माना जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड करके लिखा है। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और विदेशी हमलावरों के खिलाफ बचाया। आप देखें कि ये कैसे राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। देखिए इससे पहले जो मगध साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य था जिन्होंने पूरे भारत को यहाँ पे क्या था, एकजुट किया था। उसके बाद जो सातवाहन थे जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। उसने त्रिसमुद्र मतलब कि तोय पीत वाहन उपाधि धारण की, जिससे पता चलता है कि उसका जो प्रभाव था वो पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा महासागर तक था। देखिए उसे 3 समुद्र, इनकी तोय पीत वाहन जो उपाधि थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताया कि जो तोय पीत वाहन जो उपाधि है वो किसने धारण की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक जिसका कब्जा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान को हराकर जीते के क्षेत्र उससे हाथ से निकल गए। तो ऐसा माना जाता है कि जो उनके हाथों से देखिए काफ़ी क्षेत्र निकल चुके थे उनके अंतिम समय में। गौतमीपुत्र से इन प्रदेशों को छीनने वाले संभवतः सीथियन जाति के ही करदामक वंश के शक शासक थे। यानी कि जो गौतमीपुत्र से देखिए जो इन प्रदेशों को छीना गया था वो करदामक वंश के शक शासक थे जो सीथियन जाति के थे। इसका प्रमाण हमें टॉलमी द्वारा भूगोल का वर्णन करती उसकी पुस्तक से मिलता है। तो देखिए टॉलमी जो भूगोल के जिन्होंने भूगोल की जो बुक लिखी थी, ठीक है, जिसे भूगोल का जनक भी कहते हैं, तो उनकी पुस्तक से हमें पता चलता है। उसके बाद देखिए ऐसा ही निष्कर्ष 150 ईसा पूर्व इनकी 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्र दमन के जूनागढ़ के शिलालेख से भी निकाला जा सकता है। तो यानी कि अगर हम ये बात करें कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो आखिरी समय था उनके हाथों से काफ़ी साम्राज्य निकल चुके थे, तो वो हमें देखिए पहले तो टॉलमी की जो बुक है भूगोल उससे पता चलता है, फिर हमें पता चलेगा रुद्र दमन के जूनागढ़ के शिलालेखों से। यह शिलालेख दर्शाता है कि नहपान से विजित गौतमीपुत्र सातकर्णी के सभी प्रदेशों को उसने रुद्र दमन ने हथिया लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने करदमक शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रुद्र दमन द्वारा हथियाए क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। अब देखिए सातकर्णी के हाथों से जो राज्य यानी कि जो क्षेत्र निकल चुके थे तो वो उसे हासिल करना चाहते थे। अब उन्होंने हासिल करने के लिए क्या किया, जो करदामक जो शक थे उनके साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि जो उनकी रानियों से उनकी जो औरतें थी या जो उनकी लड़कियां थी उनसे शादी की, जिससे उनके जो वैवाहिक संबंध बने जिनसे उनकी पावर डबल हो जाए कि ताकि वो अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बारे में बात करेंगे इनका शासन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि बाद के मौर्य जो है, एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ आपको। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो शुंग वंश आया था, फिर कर्ण वंश आया था, फिर सातवाहन आया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, साथ में जानते हैं कि जो सातवाहन का वंश है वो कैसे, उनके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो कैसे करके। देखिए
बाद के मौर्य को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। 232 से 184 बीसी के बीच में था। देखिए 232 में जब अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। ये थे पूर्व और पश्चिमी, यानी कि जब राजा अशोक की डेथ हुई तो ये दो हिस्सों में बढ़ चुका था मौर्य साम्राज्य, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। अशोक के पुत्र कुणाल ने पश्चिमी भाग पर शासन किया, जबकि पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ ने शासन किया। यानी कि अशोक के पुत्र थे कुणाल, उन्होंने पश्चिमी भाग पर, और जो उनके जो पोते थे अशोक के, यानी कि जो कुणाल के बेटे, उन्होंने दशरथ ने पूर्वी भाग पर शासन किया। और बाद में सम्राति, सलीसुक, देवरमन, सतधनवान और अंत में बृहदत्त ने शासन किया। आप ये लगा के देख सकते हैं कि अशोक के बाद जितने भी राजा हुए हैं वो इतने बलशाली नहीं थे कि वो मौर्य साम्राज्य का विस्तार और अच्छे तरीके से कर सकें। जहाँ देखिए कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, उसे आगे बढ़ाया, बिंदुसार ने आगे बढ़ाया और अशोक ने आगे बढ़ाया। पर उसके बाद यानी कि अशोक की मौत के बाद कोई ऐसा राजा बलशाली नहीं हुआ जो कि मौर्य राज्य का और विस्तार कर सके। वो मौर्य साम्राज्य को बचा नहीं पाए, आगे जाके उतना बलशाली नहीं बना पाए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए देखिए जो बृहद्रथ है, जो अंतिम मौर्य शासक थे, उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का खात्मा कर दिया, अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बाद में शुंग राजवंश की स्थापना की। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे सातवाहन के युग की। सातवाहन का युग देखिए हम पहले कर चुके हैं, राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे तरीके से। अब हम जानेंगे इसमें कि इनका जो शासन था वो कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी। देखिए सातवाहन ने भारतीय राज्यों के उनके शासकों की छवि के साथ वाले सिक्के जारी किए। यानी कि सातवाहन जो राजा थे, इन्होंने क्या किया, जब सिक्के चलाए थे इन्होंने अपने जो शासक थे, यानी कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, सिक्कों के ऊपर उनकी फ़ोटो भी लगानी शुरू कर दी। इन्होंने सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया और व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अपने विचारों और संस्कृति को इंडो गंगा के मैदान से भारत के दक्षिण के सिरे तक आदान प्रदान किया। यानी कि देखिए इन्होंने सांस्कृतिक ऐसा था कि ये देखिए कि ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। ठीक है, इन्होंने संस्कृति और जो पुल निर्माण किया, यानी कि जहाँ पे भारत में जितने भी लोग रहते थे ये किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते थे, एक बराबर मानते थे, सभी को समान ढंग से ये सम्मान देते थे। तो उसके बाद देखिए जो सातवाहन के जो लोग थे वो खेती और लोहे के बारे में पूर्ण रूप से परिचित थे। आपको पता है कि जब उत्तर वैदिक काल शुरुआत हुई थी तब लोहे का जो इस्तेमाल होने लग गया था। सातवाहन के जो लोग हैं वो लोहे के बारे में बहुत अत्यधिक अच्छे तरीके से जानते थे और खेती में उसका इस्तेमाल करते थे। देखिए इनका सामाजिक संगठन कैसा था। सातवाहन साम्राज्य का समाज 4 वर्गों के अस्तित्व को दर्शाता है। यानी कि जो सातवाहन साम्राज्य है उसमें 4 वर्ग का अस्तित्व है। पहला है देखिए प्रथम वर्ग, उन लोगों से बना है जो जिलों का देख रेख और नियंत्रण करते हैं। यानी कि पहला वर्ग वो है जो जिलों का देख रेख करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि शासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग। उसके बाद देखिए द्वितीय वर्ग अधिकारियों से बना है। यानी कि पहला वर्ग वो है जो जिलों के देख रेख कर रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। द्वितीय वर्ग है जो अधिकारी हैं। तीसरा वर्ग है किसान और वैद्यों से वैद्य आते हैं। चौथा वर्ग जो है आम नागरिक हैं। पहला वर्ग यानी कि कौन है, राजा। दूसरा वर्ग कौन है, अधिकारी। तीसरा वर्ग कौन है, किसान। चौथा वर्ग कौन है, आम नागरिक। तो परिवार का मुखिया जो होता था उसे गृहपति बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है शासन प्रशासन का स्वरूप। यानी कि इनका जो प्रशासन था वो कैसा था, स्वरूप कैसा था। देखिए सातवाहन साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। यानी कि जो सातवाहन साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। नासिक के पश्चिमी प्रांत पर अभिरस का शासन था। यानी कि देखिए जो सातवाहन साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित हो चुका था। इनकी जो 5 स्टेट थी, नासिक का जो पश्चिमी प्रांत है वहाँ पे अभिरस का शासन था। इक्ष्वाकु ने कृष्ण गुटूर प्रांत के पूर्वी प्रांत में शासन किया। चौतस ने दक्षिणी पश्चिमी भाग पर कब्जा किया और प्रांत का उत्तर और पूर्वी तक विस्तार किया। यानी कि चौतस ने क्या किया कि जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसके ऊपर कब्जा किया था और उत्तरी भाग पर, ठीक है, कब्जा किया हुआ था। पहलाव ने दक्षिणी पूर्वी भाग पर नियंत्रण किया था। आप देख सकते हैं कि जो सातवाहन के जो शासन है वो 5 भागों जैसे बटे हुए थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने राज किया था। अधिकारियों को अमात्य और महामंत्री के रूप में जाना जाता था। तो एग्ज़ाम में सिंपल सा सीधा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि
जो सतवाहन का जो शासन था उस समय अधिकारियों को क्या कहा जाता था, इनकी इसे अमात्य या महामंत्र भी कहा जाता था। महामंत्र अमात्य, जबकि महामंत्र जो है वो जो मौर्य वंश के टाइम पे भी अधिकारियों को कहा जाता था, तो सेम इसी टाइम पे भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, ये सेम कार्बन कॉपी है मौर्य प्रशासन की। उसके बाद देखिए, सेनापति को प्रांतीय राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाता था। इनकी सेनापति कौन था? जिसे प्रांतीय राज्यपाल, जैसे आजकल होता है ना गवर्नर हर एक स्टेट का, वैसे ही सेनापति को ऐसे बनाया जाता था। गौलमिका के पास सैन्य पलटनों का जिम्मा होता था, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और पैदल सैनिक होते थे। यानी कि गौलमिका क्या है? जिसके पास सैन्य पलटन का जिम्मा होता था। सातवाहन राज्य में 3 दर्जे के सामंत थे। देखिए, सामंत वो होते हैं जिनको एक प्रांत की बागडोर जिनके हाथ में होती है, वो उस राज्य में टैक्स वगैरह इकट्ठा करने का काम वगैरह करते हैं, जो राजा तक पहुंचाते हैं। उच्च दर्जा राजा का होता था, जिसके पास सिक्कों के छापने का अधिकार था, जबकि दूसरा दर्जा महाभोज का था और तीसरा दर्जा सेनापति का था। यानी कि सबसे पहला दर्जा किसके पास था? राजा के पास, जो सिक्कों को छापने का अधिकार था, जिसके पास दूसरा दर्जा महाभोज, तीसरा दर्जा जो था वो सेनापति का था। हमें कथक और सकंधावरस जैसे शब्दों की जानकारी हमें इस युग के अभिलेखों से मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे ही इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में हम देखिए आगे चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं, धर्म के बारे में। देखिए, धर्म, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों सातवाहन शासन के दौरान प्रचलित हुए। यानी कि 2 धर्म यहाँ पे प्रचलित हुए। पहला कौन सा था? बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। देखिए कि बौद्ध धर्म प्रचलित था मौर्य टाइम पर। जब उसके बाद जब देखिए शुंग वंश आया, उसने बौद्ध धर्म को तकरीबन ख़त्म करके अपना ब्राह्मण जो वाद था उसे शुरू कर दिया। पर जबकि आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि जब सतवाहन की बारी आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ था कि बौद्ध का तो यहाँ पे सम्मान था ही, पर साथ में जो ब्राह्मण हैं उनको दोनों को ही देखिए यहाँ पे एक साथ मान्यता दी गई थी। यानी कि बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद दोनों ही ये उस समय प्रचलित थे। ऐसा नहीं था कि जो ये थे जो सतकर्णी शासन था, ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ ब्राह्मणवाद को आगे फैलाया, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी उतना ही सम्मान दिया। विभिन्न संप्रदाय के लोगों के बीच राज्य में विभिन्न धर्म में धार्मिक सहिष्णुता का अस्तित्व रहा। इनकी यहाँ पे देखिए, विभिन्न संप्रदाय के जो लोग रहते थे उनके बीच में क्या है कि राज्य में विभिन्न धर्म थे, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का अस्तित्व रहा। यानी कि यहाँ पे देखिए अलग अलग धर्म के लोग थे, कुछ बौद्ध धर्म के थे, कुछ जैन धर्म के थे, कुछ ब्राह्मण थे, तो सभी मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद देखिए वास्तुकला, यहाँ पे हम वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए वास्तुकला के बारे में अगर हम बात करें तो सातवाहन के शासन के दौरान चैत्य और विहार बड़ी महानता के साथ ठोस चट्टानों से काटे गए। चैत्य बौद्ध मंदिर के अंदर और मोनेस्ट्री को विहार के रूप से जाना जाता है। देखिए ऐसा था, चैत्य और विहार क्या था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य का मतलब है कि जहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, जहाँ पे लोग जो पूजा पाठ जो बौद्ध को मानते थे उसके लिए वो पूजा करते थे। जो विहार है, विहार देखिए विहार से ही आगे जाके आज जो बिहार है ना उसका नाम पड़ा है। ठीक है, विहार से पड़ा है बिहार। चैत्य क्या है? चैत्य यहाँ पे एक प्रेयर हॉल है, और विहार क्या है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिमी दक्कन के नासिक, केरल इत्यादि। आप नासिक करले, यहाँ पे केरल आएगा, करले लिखा हुआ है। इस समय में चट्टानों से काटकर बनाया गया वास्तुशिल्प भी मौजूद है। यानी कि चट्टानों से काटकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी चट्टान के ऊपर लाके कोई चीज़ रख दी गई है तो वो चीज़ बना दी, ऐसा नहीं था। चट्टानों को काट कर एक अद्भुत कला का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे भाषा के बारे में। देखिए सातवाहन के शासकों ने दस्तावेजों पर आधिकारिक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। सभी अभिलेखों को प्राकृत भाषा में बनाया गया और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसके लैंग्वेज के बारे में, जो सातवाहन के जो शासक थे उनके जो सारे ही उनको जो राज्य की लैंग्वेज थी, जो राज्य की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो सभी अभिलेख देखिए इसी भाषा में बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें किन लिपि में लिखा गया? इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
ठीक है, इन्हें कौन सी लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो नेक्स्ट है लास्ट, ये है महत्व और पतन, यानी कि जो सातवाहन है इनका जो महत्व क्या था और इसका पतन कैसे हुआ। देखिए कोई भी चीज़ होती है हमेशा उसका पतन तो होता ही है, आप सभी जानते हैं कि पतन होता ही हर चीज़ है, चाहे वो कितनी ऊंची हो, चाहे वो कितनी ही कमज़ोर हो। देखिए सातवाहन ने शुंग और मगध के कनव के साथ अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मुकाबला किया, यानी कि सातवाहन ने क्या किया, जो शुंग वंश था और मगध के ऊपर बाद में देखिए कर्ण वंश का जो राज था उनके साथ देखिए मुकाबला करना शुरू किया कि ताकि अपने साम्राज्य को और स्थापित कर सके। देखिए कि इनका जो शासन था वो साउथ इंडिया में ही था, ये चाहते थे कि इनका जो साम्राज्य है वो और ऊपर तक फैले। बाद में इन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को विदेशी आक्रमणकारियों जैसे पहलाव, शक और यवना से बचाने के लिए बड़ी भूमिका अदा की। यानी कि देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इन्होंने ये सोचा था कि हम पूरे भारत को एक करेंगे। मैंने आपको बताया था ना जैसे कि मौर्य समय के दौरान क्या था कि पूरा भारत एक बना हुआ था, तो सातवाहन के टाइम पे पूरा भारत एक था, तो ये चाहते थे कि हमारा भारत एक ही बना रहे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो पहलाव, शक और यवन इनकी यूनानी जो लोग थे, ये जो लोग थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, इन्होंने इसको हटाया और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ताकि वो भारत पर जो है वो राज्य ना कर सकें। देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी और श्री यजना सतकर्णी इस राजवंश के कुछ प्रमुख शासक थे। देखिए ये दो प्रमुख शासक थे। वैसे तो हम मानते हैं यहाँ पे देखिए कि जो देखो सिमुक जो थे जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, बट अगर हम बात करें गौतमीपुत्र सतकर्णी की तो ये बहुत ही महान शासक थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम करके राज्य का विस्तार किया था। कुछ समय के लिए सातवाहन ने पश्चिमी क्षत्रपस के साथ संघर्ष किया। तीसरी सदी एडी, यानी कि तीसरी सदी एडी, देखिए एडी चल रही है यहाँ पे, साम्राज्य छोटे छोटे राज्य में बट गया। आप देखिए तीसरी सदी आते आते क्या हुआ, जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बट गया। ठीक है फ्रेंड देखिए हमारे साउथ इंडिया की एक मूवी भी आई है गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से। अगर आपको और अच्छे से विस्तार करना है तो उन्होंने पूरे इसके ऊपर एक फ़िल्म बना रखी है, मूवी बना रखी है गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरे साम्राज्य की इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद हम मेडिवल इंडिया शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।